लेखांकन अनुपात के इन्हीं क्रम में हम अगले अनुपात की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कुल संपत्तियों का ऋण समता अनुपात, यानी कि टोटल एसेट्स ऑन डेब्ट रेशियो। किस तरह से कुल संपत्तियों पर हम ऋण समता अनुपात कैलकुलेट करें, किसे हम कुल संपत्ति में शामिल करें, ऋण समता में हम किन किन मदों को शामिल करें, इस पूरी प्रक्रिया इस पूरी जानकारी को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो संस्था की कुल संपत्ति और जो दायित्व होते हैं उनके मध्य हम इसमें संबंध स्थापित करते हैं। और ये जो मेथड है, ये जो अनुपात है, वास्तव में ये इसलिए ज्ञात किया जाता है ताकि कुल संपत्तियों का कितना भाग हमको ऋण से प्राप्त हुआ है। जनरली जब हम संपत्ति परचेस करते हैं तो हम लोन भी लेते हैं। एक तरीके से वो संपत्ति हमारे पास आती है, लेकिन क्योंकि वो लोन पे ली गई है तो कहीं ना कहीं उसका उत्तरदायित्व भी हमारे लिए बना रहता है। तो कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर लोन अभी भी बना हुआ है, दीर्घकालीन ऋण जिन पर है, इसकी कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जब हम कुल संपत्तियों का ऋण समता से अनुपात ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कुल संपत्ति बटे दीर्घकालीन ऋण, या फिर हम कह सकते हैं टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन। ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के लिए। इसी संबंध में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, क्या है, क्यों कैलकुलेशन किया जाता है, फॉर्मूले में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल संपत्ति के अंतर्गत किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्ति दोनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। संपत्तियों के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से पहले के चैप्टर्स में देखे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी संपत्तियां स्थायी हैं, कौन सी चालू संपत्तियां हैं, गैर चालू संपत्तियां कौन सी है, कृत्रिम संपत्तियां क्या है, इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से जान चुके हैं। तो इसमें हम किन संपत्तियों को शामिल करेंगे, जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कुल संपत्ति तो उसमें हम गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति दोनों को इंक्लूड करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दीर्घकालीन ऋण से क्या आशय है। दीर्घकालीन ऋण से आशय ऐसे आशय से है जो 1 वर्ष बाद दिए हो। बार बार हम देख रहे हैं कि जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं उनकी अवधि जो होती है, टाइम पीरियड जो होता है, पेबल टाइम पीरियड जो होता है वो 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है। तो फर्म के ऐसे समस्त ऋण जो 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए है उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। फिर साथ में इसके अंतर्गत हम दीर्घकालीन ऋण, गैर चालू दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान, इन सबको शामिल करेंगे। कब? जबकि हम यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। आदर्श अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर कुल संपत्तियों का दीर्घकालीन ऋण से, तो वो भी हमको 2:1 चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी फर्म के लिए अगर संपत्ति दुगनी है, किससे? दीर्घकालीन ऋण से, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात की गणना। निम्न जानकारी से कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात की गणना कीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 75,000, नॉन करंट एसेट्स 5,40,000, करंट एसेट्स 1,35,000। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये हो जाता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसके बेस पे हम डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एसेट्स में यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दिया हुआ है और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल एसेट्स हो जाता है। यानी ये हो जाएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स 5,40,000 प्लस करेंट एसेट्स 1,35,000, यानी 6,75,000 टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी कैलकुलेट करके दे दिया गया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे दिया गया है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 3 लाख प्लस 1,50,000 यानी 4,50,000।
तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी 6,75,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, ये हो जाएगा 1.5:1. Calculate total asset to debt ratio from the following balance sheet of Richa Limited. Balance sheet, equity and liabilities. First, shareholder funds, share capital 10 lakh. Second, non-current liabilities, long-term borrowing 5 lakh. Third, current liabilities, trade payable 2 lakh 50,000. Total 17 lakh 50,000. Assets, first, non-current assets, fixed asset, tangible assets 11 lakh. Second, current assets, inventories 4 lakh. Trade receivable 1,50,000, cash and cash equivalent 75,000, short-term loan and advances 25,000, total 17,50,000. इस प्रश्न में हमको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करना है. सेम वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स. तो टोटल एसेट्स क्योंकि कैलकुलेट करके दे दिया गया है 17,50,000 और डेब्ट्स भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर दे दिया गया है 5 लाख है क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो. और डेब्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेब्ट्स का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है वही डेब्ट्स है. तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से टोटल एसेट 17,50,000 डिवाइडेड बाय डेब्ट्स यानी 5 लाख कर देंगे. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.5:1. निम्नलिखित से पूंजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन कैपिटल टर्नओवर रेशियो. फिक्स एसेट्स कैश 12 lakh, accumulated depreciation till date 2 lakh, trade investment 1 lakh, current assets 5,40,000, current liabilities 4,40,000, cash sale 5,50,000, gross credit sale 15 lakh, sales return 50,000. यहाँ पर क्योंकि हमको कैपिटल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, हमको सबसे पहले ये देख लेना होगा कि जिसकी कैलकुलेशन हमको करनी है उसमें जो जो पॉइंट्स दिए चाहिए होते हैं, हमको जरूरत है, क्या वो पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए हैं या फिर हमको उसको कैलकुलेट करना है. तो कैपिटल टर्न ओवर रेशियो हमको कैलकुलेट करना है. इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं नेट सेल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. तो हालांकि इससे संबंधित जानकारी दी गई है लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू नहीं दी गई है कैपिटल एम्प्लॉयड की भी और नेट सेल की भी. तो सबसे पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लें. तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जो भी फिक्स एसेट्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट्स है, ये सारे जो एसेट्स है इनको हमको जोड़ लेना है और करेंट लायबिलिटी जो है वो इसमें से हमको माइनस कर देना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे नेट फिक्स एसेट्स है 12 लाख और इसमें डेप्रिसिएशन अभी दिया गया है 2 लाख का, अभी तक का संचित मूल्य आज दिया गया तो वो हमको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि डेप्रिसिएट हो गई ये वैल्यू. तो अब ये जो एसेट्स है उसकी वैल्यू 10 लाख ही हो गई. तो यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट 10 लाख शो करें या फिर 12 लाख माइनस 2 लाख भी कर सकते हैं. और फिर हमको इसमें प्लस करना है करेंट एसेट. तो करेंट एसेट्स हम देख रहे हैं कि 5 लाख रुपीज के हैं, वो हम प्लस कर लिए. उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं तो करेंट एसेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं 5,40,000 के, वो हम प्लस कर लेंगे. उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है 1 लाख का, वो भी हम प्लस कर लेंगे. तो टोटल ये हमने एसेट्स यहाँ पर प्लस कर ली है और इसमें से हम माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटी जो कि क्वेश्चन में दी गई है 4,40,000. तो ओवरऑल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आ जाएगा 12 लाख. और अब हम नेट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नेट सेल हमने देखा कि जो टोटल सेल होती है, टोटल मतलब कैश और क्रेडिट मिला के, इसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पर टोटल सेल आ रही है, कैश सेल है 5,50,000, क्रेडिट सेल है 15 लाख और इसमें हम माइनस कर दे तो ये 50,000 का जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा. तो टोटल हमारी जो नेट सेल हो जाएगी वो हो जाएगी 20 लाख की. अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया, नेट सेल भी मिल गई. तो हम कैपिटल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट कर ले. तो ये हमारा फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो नेट सेल है हमारा 20 लाख और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख. तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टर्न ओवर रेशियो 1.67 टाइम्स. फ्रॉम द फॉलोइंग
कैलकुलेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट, नेट फिक्स एसेट 3 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। सेकेंड, शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वॉज 6 लाख। यहाँ पर हमको दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं और इनके आधार पर हमको अलग अलग दोनों बार पूंजी आवर्त अनुपात यानी कैपिटल टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो हमने देखा कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों ही कंडीशन में हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट सेल कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बेस पे हम कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट कंडीशन के लिए हो जाएगा, जिसमें हमने देखा कि हम एसेट्स को जोड़ते हैं और लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, वो है 3 लाख और वर्किंग कैपिटल हमको एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, तो वर्किंग कैपिटल को हम इसमें जोड़ देंगे और किसी प्रकार के अदर कोई करंट एसेट्स या लायबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। तो हम फिलहाल नेट फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,50,000 यानी 4,50,000। और फिर हम नेट सेल कैलकुलेट कर लें। तो नेट सेल के लिए हमने देखा कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और उसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं रिटर्न, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे और ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे हमको नेट सेल कैलकुलेट करनी है, यानी कि बेचे गए माल की लागत थी 15 लाख और लाभ उसमें जुड़ गया 3 लाख, तो दोनों को मिला के हम विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट यानी 15 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू 18 लाख नेट सेल्स। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बहुत आराम से इसको फॉर्मूले में पुट करके कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल है 18 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,50,000। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000 यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम। सेकेंड कंडीशन में जबकि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वो 6 लाख दिया गया है, इसके बेस पे हमको कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें तो मस्ट है, हमको चाहिए ही चाहिए जब हमको कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना हो, एक नेट सेल और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ नेट सेल और कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के अपने अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, अपने अलग अलग तरीके हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, किस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमको इनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हमको शेयर होल्डर फंड दिया गया है और एक लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है, तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास बिजनेस की, इस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें उसको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 4 लाख और लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 6 लाख, तो ये टोटल 10 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और सेल हम कैसे कैलकुलेट करें, तो सेल यहाँ पर दिया गया है कि सकल लाभ लागत पर 20% 6 लाख रुपए था। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो लाभ था वो 6 लाख था और ये किस पर 6 लाख था, तो ये लागत पर। तो लागत क्या थी, विक्रय मूल्य क्या था, इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 का 20% यानी 20 रुपीज। तो फिर इस कंडीशन में सेल कितनी हो जाएगी, तो सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 यानी 120। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज है तो सेल है 120। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख होगा तो सेल कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 6 लाख इंटू 120 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 36 लाख। मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है तो जो हमारी सेल है वो है 36 लाख। तो हमने नेट सेल कैलकुलेट कर ली, नेट सेल कैलकुलेट कर ली, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। अब हम बहुत आसानी से कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला पुट करके। तो यहाँ पे फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 36 लाख अपॉन 10 लाख यानी 3.6 टाइम।